सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 1 रिश्तों की समझ का पहला प्रकरण परिवारों की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 1 शुरू। रिश्तों की समझ। संजना और सलमा जो दोनों सहेलियां हैं और दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तब संजना ने क्या कहा? संजना ने कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो मध्यांतर का मतलब होता है कि जो आपकी आधी छुट्टी होती है उसे मध्यांतर कहते हैं। अब आधी छुट्टी हो गई और वो दोनों मध्यांतर में आपस में बातें कर रही है। तब सलमा ने कहा, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ? तब संजना ने कहा, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा ने पूछा, डॉक्टर को दिखाया? तब संजना ने कहा, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। तब सलमा ने कहा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना ने कहा, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। तब सलमा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन है। तो देखिए कि जिस घर में केवल पिताजी, माँ और उनके बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल परिवार। यानी छोटा परिवार है उसे एकल परिवार कहते हैं। और जिस घर में दादाजी, दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, उनके बच्चे सभी सब साथ में मिलकर रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और यह परिवार बड़ा परिवार होता है। इसके बाद आगे देखिए कि एक सारणी बनी हुई है। ये आपको अपनी कॉपी में बनानी है और इसे पूरा करना है कि एक तरफ परिवार के सदस्यों वो लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ क्या वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और। अगर वो कहीं और रहते हैं तो उस स्थान का नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है दादाजी, अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आप लिखोगे संगरिया। अगर आपके साथ नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आप उस स्थान का या उस गांव का नाम लिखेंगे जहां वो रहते हैं। ऐसे ही दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माताजी, चाचा जी और चाची जी, अगर ये सभी आपके साथ रहते हैं तो आप यहाँ आपके गांव का, शहर का नाम लिखेंगे। और अगर वो आपके साथ नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर आप उस स्थान का नाम लिखेंगे। इसके बाद देखिए कि आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा है। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। आपको याद होगा कि कक्षा 4 में हमने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा था। एकल परिवार में क्या है? केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। अगर बच्चे का पालन पोषण करना है तो उन बच्चे का पालन पोषण उसके माता पिता ही करते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में घर में काफ़ी सदस्य रहते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, भूआ, इस तरह से काफ़ी सदस्य होते हैं। तो ये सभी सदस्य मिलकर बच्चे का पालन पोषण करने में सहयोग करते हैं। इसके बाद देखिए
कुछ यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें आपको पता करना है और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। जैसे कि आपके पड़ोस में कौन कौन रहते हैं और जो भी आपके दोस्त रहते हैं उनके परिवार एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, ये आपको बताना है कि आपके पड़ोस में एकल परिवार कितने हैं और संयुक्त परिवार कितने हैं। एकल परिवार में कितने सदस्य हैं और उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का होता है। जैसे अलग अलग हैं, किसी में 4 या किसी में 5 सदस्य होंगे एकल परिवार में, और उनके बीच में जैसे उनके पिताजी नौकरी पर जाते होंगे, मम्मी घर का कार्य करती है और बच्चों की देखभाल करती है, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसके बाद जो संयुक्त परिवार है उसमें कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त परिवार में हमें पता है दादा दादी चाचा चाची, तो वो आप अपने पड़ोस के हिसाब से स्वयं लिखेंगे। और उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार से होता है। तो जो दादाजी हैं या दादी हैं वो घर की देखभाल करती हैं, सब्जी लाते हैं, और पिताजी हैं, ताऊ जी चाचा जी, ये सभी क्या हैं, घर से बाहर जाने का काम करते हैं और जो भी व्यवसाय है वो करते हैं। और जितनी भी बड़ी महिलाएं हैं वो घर के कार्य करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, और जो बच्चे हैं वो सभी पढ़ाई करते हैं और घर के कामों में अपनी माता का सहयोग करते हैं। इसके बाद देखिए कि संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन करता। तो यदि अगर संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल संजना के पिताजी और स्वयं संजना ही करते। इसके बाद परिवार का वंश वृक्ष। तो ये देखिए कि नीचे आपको संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया। कैसे, जैसे स्वयं खुद संजना, उसके बाद संजना के पिताजी जगदीश, फिर पिताजी के पिताजी दादाजी जिनका नाम मोतीलाल, फिर दादाजी के पिताजी जो संजना के परदादाजी कहलाए और उनका नाम अन्नदाराम। ऐसे ही फिर यहाँ पर पहले संजना स्वयं, फिर संजना की माताजी यानी मम्मी जिनका नाम है रितु, फिर मम्मी की मम्मी यानी वो आपकी नानी जी कहलाई, उनका नाम है कमला, फिर नानी जी की माताजी जो कि संजना की पड़नानी कहलाई धापूबाई। तो इस तरह से संजना ने अपने परिवार का एक वंश वृक्ष बनाया। तो बिल्कुल ऐसे ही संजना की तरह आपको भी अपने परिवार का वंश वृक्ष अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है। इसके बाद देखिए सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया, क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते। तो देखिए कि संजना ने इस तरह से अपने पिताजी से कई प्रश्न किए। तब सलमा के पिताजी ने क्या उत्तर दिया होगा। तो सलमा के पिताजी ने उसे यह उत्तर दिया होगा कि हमारा मकान छोटा है और छोटा होने के कारण दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। और वो शहर में क्यों आए, क्योंकि रोज़गार की तलाश है और इसीलिए वो गांव से शहर आ गए। और शहरों में ज़्यादातर मकान क्या हैं, छोटे होते हैं। इसके बाद आगे देखिए कि आजकल व्यवसाय की तलाश, उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसीलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। और संयुक्त परिवार बंटने के कई कारण और भी हैं, जैसे कि परिवारों में सदस्यों की संख्या, उन परिवार के सदस्यों की आदतें, सदस्यों के व्यवहार, उनकी आर्थिक स्थिति और आय व्यय करने की क्षमता, यानी वो कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, और त्यौहार मनाने के तरीके आदि, इनमें जो बदलाव आ रहा है वो भी सब परिवारों के एकल परिवार बनने के कारण हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न हैं, चर्चा कीजिए और बताइए
कि एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि उच्च शिक्षा पाने के लिए लोग अपना गांव छोड़कर शहर की ओर चले जाते हैं, रोज़गार की तलाश में या फिर किसी काम धंधे की तलाश में गांवों से शहर की ओर लोग पलायन करते हैं। और शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं जिनमें कम लोग रह सकते हैं। दूसरा कारण कि संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या अधिक होती है, उनकी आदतें, उनके व्यवहार, उनके आय व्यय करने की क्षमता में जो अंतर है उसके कारण भी एकल परिवार अधिक बनने लगे हैं। इसके अलावा संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के त्यौहार मनाने के तरीके उनमें भी अब बदलाव आने लगा है और इसी के कारण संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलने लगे हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है। तो जैसा अभी हमने पहले पढ़ा कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाची, चाचा, माता पिता और उनके बच्चे सभी साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। दूसरा अंतर कि संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहायता करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं। तीसरा प्रश्न है कि समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके में क्या क्या बदलाव आए हैं। देखिए कि जैसे पहले के समय में संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे तो सभी लोग एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे, लेकिन अब एकल परिवार होने से परिवार के लोग कम हो गए हैं, इसीलिए कम लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और अब त्योहारों पर सभी रिश्तेदारों के यहाँ जाना संभव नहीं हो पाता और पहले त्योहारों पर अपने सभी रिश्तेदारों के यहाँ मिलने के लिए जाते थे। तीसरा कि अब त्योहारों पर दिखावा बढ़ने लगा है और पहले की तुलना में अब त्यौहार भी सीमित समय में ही मनाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब दीपावली आती है तो हम 1 या 2 दिन ही पटाखे जलाते हैं और पहले आप अपने घर के बड़ों से बात करना तो वो बताएंगे आपको कि हम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक महीना पहले हम पटाखे जलाने लग जाते थे। ऐसे ही होली पर भी कई दिन पहले ही रंग लगाना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से त्यौहार मनाने के तरीके में भी परिवर्तन आया है। इसके बाद आगे देखिए कि यहाँ भी एक सारणी दी गई है, इसे अपनी कॉपी में बनाना है और ये लिखना है कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्यौहार पर या कभी नहीं। तो देखिए जैसे नाना जी, नानी जी, क्या आप इनके साथ रहते हैं? अगर साथ रहते हैं तो आप लिखेंगे हाँ, और अगर साथ नहीं रहते तो आप लिखेंगे नहीं। और हाँ हैं तब तो यहाँ आ जाएगा कब कब जाते हैं, ऐसे डैश का निशान। और साथ नहीं रहते तब आप लिखेंगे हम त्योहार पर जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं, शादी है, विवाह है, हम तब उनके घर जाते हैं। तो इस तरह से दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, फूफा जी, मौसा जी और मौसी जी। तो क्या आप इनके साथ रहते हैं? तो इनका उत्तर हाँ और नहीं में देना है। अगर साथ नहीं रहते तब आप उनके पास कब कब जाते हैं, तब आपको ये लिखना है। इसके बाद आगे देखिए, गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में संजना एवं सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए और बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेलकूद और खाने पीने का आनंद लिया। बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा, तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो? तब योगी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है। तब मोहन ने पूछा कि यह पहले तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई? तब योगी बोला, यह हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे माताजी और पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है और इसी तरह ये मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे साथ साथ
घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। तो देखिए बच्चों, गोद लेना किसे कहते हैं? क्या होता है कि किसी रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। इसके बाद नीचे देखिए 2 प्रश्न हैं, सोचिए और बताइए। यदि आप एकल परिवार में रह रहे हैं और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए कि माँ के जाने पर बच्चे कैसा महसूस करेंगे? अकेला महसूस करते हैं और बच्चे उदास भी हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं तो उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम या जो छात्रावास होते हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उनकी देखभाल के लिए सरकार विद्यालय, आश्रम या छात्रावास चलाती है और इनके अंदर भोजन की, रहने की और पढ़ने की व्यवस्था सरकार ही करती है और इन बच्चों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, यानी उन्हें कुछ पढ़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन भी होते हैं, यानी कुछ लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं और वे इन संगठनों को सरकार भी आर्थिक सहायता देती है और फिर ये संगठन ऐसे बच्चों की अधिक सहायता कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें देखा आज की वीडियो में कि गोद लेना किसे कहते हैं, और इस तरह से हमने परिवारों के बारे में जाना कि एकल परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।